देखो, आज न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? हैजार्ड्स इन लेबोरेटरी या लेबोरेटरी हैजार्ड भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, वर्ड का फर्क और कुछ नहीं। ठीक है, हैजार्ड इन द लेबोरेटरी या लेबोरेटरी हैजार्ड। ठीक है, तो ये तुम लोग का सिलेबस में है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कि इसमें होता क्या है, पहले हैजार्ड को समझना। ठीक है, तुम लोग को हैजार्ड बताए थे कि लैब में कोई भी वस्तु, ठीक है, जो रखा हुआ है वो तुमको नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना, तुमको नुकसान पहुंचाए या इन्वायरमेंट को, ठीक है ना, उसको पॉल्यूट करे। ठीक है ना, वाटर है तो वाटर को खराब कर दे, एयर है तो एयर में मानो कि पॉल्यूट कर दे, एयर पॉल्यूट। ठीक है ना, तो उसको भी हार्म करे या तुमको हार्म करे, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को भी क्या करेगा, हार्म करेगा, तो उसको बोल देते हैं हम लोग क्या चीज़, हैजार्ड। और चूंकि वो लेबोरेटरी में रखा हुआ इसीलिए उसको बोल देंगे लेबोरेटरी हैजार्ड। देखो, हैजार्ड कुछ भी हो सकता है। तुम बाहर जा रहे हो, आया ट्रंक मार दिया धक्का, हैजार्ड। तुम्हारे क्या हुआ, ट्रंक से हैजार्ड। ठीक है ना, वो हैजार्ड तुमको मतलब तुमको नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है ना, हैजार्ड से मतलब होता है क्या, नुकसान पहुंचाना किसी को। ठीक है, तो किसी कोई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रोड का नहीं, ठीक है ना, कुछ और का रोड स्कूल का नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लैब में कौन कौन सा हैजार्ड हो सकता है और किस प्रकार से हम लोग उससे बच सकते हैं, कैसे वो हमको मतलब हैजार्ड नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मानो कि लैब में जो केमिकल रखा हुआ होगा, ठीक है, उससे हैजार्ड हुआ, उससे हमको नुकसान पहुंचा या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लेबोरेटरी हैजार्ड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट और मटेरियल या कोई मटेरियल इन द लेबोरेटरी, जो लैब में रखा हुआ है, दैट कैन कॉज इंजुरी, जो तुमको नुकसान, ठीक है, इंजुरी मतलब क्या होता है, बोलो, तुमको नुकसान पहुंचा या चोट या नुकसान पहुंचा सकता है टू ह्यूमन, टू ह्यूमन एंड हार्म द इन्वायरमेंट। ठीक है ना, हम लोग को, मनुष्य को क्या कर सकता है, या जो भी एम्प्लॉय उसमें काम कर रहा है उसको नुकसान या इंजुरी कर रहा है, या इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, या उसको क्या करेगा बताओ, हार्म करेगा। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी हैजार्ड। ठीक है, वीडियो पॉज करो, 1 मिनट पॉज करना। ठीक है ना, देखो समझ में आया ये क्या हुआ। तो कोई भी लैब में, ठीक है ना, या लेबोरेटरी में कोई भी वस्तु रखा हुआ है जो तुमको इंजुरी, ठीक है ना, उससे तुमको नुकसान पहुंच सकता है, तुमको वो मानो कि कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, या उसके आसपास के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर दे या उसको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हैजार्ड। मतलब उस मटेरियल क्या हो गया, हैजार्डस हो गया। ठीक है ना, वो नुकसानदायक हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ना हम लोग को टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी हैजार्ड, लैब में कौन कौन सा हैजार्ड हो सकता है। ठीक है ना, लैब में कौन कौन सा हैजार्ड हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें है केमिकल हैजार्ड। क्या है, तो ये हैजार्ड सब का नाम तुमको याद करके रखना है। ठीक है ना, इसको फिर से हम कैटेगराइजेशन कर देंगे, अभी मतलब लिख दिए इधर उधर। ठीक है ना, लास्ट दिन पढ़ाएंगे तो तुमको एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, पिछला साल आया था कि कौन क्लास में किस हैजार्ड को रखा गया है। ठीक है ना, तो वो तुमको हम शॉर्ट नोट्स करवा के लिखा देंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे करके याद करो। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी हैजार्ड में क्या है, केमिकल हैजार्ड। ठीक है, मतलब वैसा हैजार्ड, ठीक है, वैसा नुकसान जो लैब में रखा हुआ है, ठीक है, जो केमिकल से हो सकता है। ठीक है ना, तो केमिकल का बहुत सारा बोतल रखा रहता है, रिएजेंट्स वगैरह सब, और सब केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारा स्टेन रखा हुआ, समझ में। उससे अगर तुमको अगर कोई तरह का नुकसान पहुंच रहा है तो वो किस में चला जाएगा, केमिकल्स हैजार्ड में। उसके बाद हैजार्ड्स फ्रॉम वोलेटाइल, वैसा केमिकल जो वोलेटाइल है। क्या है, वोलेटाइल, मतलब उसको खुला छोड़ देना पर खुद उड़ जाता है, समझ में आ रहा है। उससे अगर तुमको नुकसान हो सकता है, मानो कि वो एलर्जिक है, ठीक है, तुम ढक्कन खोल कर छोड़ दिया, उड़ गया तो एलर्जिक हो गया। ठीक है, या हो सकता है कि ये फ्लेमेबल भी है, माचिस मारा आग लग गया लैब में, समझ में आ रहा है। या हो सकता है कि तुमको एलर्जी के नाक के द्वारा चला गया तो क्या करेगा बताओ, ठीक है ना, एलर्जी करेगा। तो ये सब से
वो क्या हो सकता है, वो सबसे तुमको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। इस सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज केमिकल के बारे में पढ़ें, कल फ्रॉम वोलेटाइल्स एक्सप्लोजन के बारे में, अगला दिन कंप्रेस्ड गैसेज इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तीसरा क्या है, हैजार्ड फ्रॉम कंप्रेस्ड गैस। क्या है, हैजार्ड्स फ्रॉम कंप्रेस्ड गैस। अब कंप्रेस्ड गैस क्या होता है, एलपीजी का नाम सुना होगा, लिक्विफाइड क्या होता है, पेट्रोलियम गैस। वो सब क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस होता है, या ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, समझ में आया। वो सब क्या किया जाता है, कंप्रेस कर कर भरा जाता है सिलेंडर में, ठीक है ना। अब मानो ब्लास्ट कर गया, फूट गया या किसी गिर गया तो उससे नुकसान पहुंचा उस सिलेंडर से, कंप्रेस्ड गैस रखा हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे, हैजार्ड्स फ्रॉम कंप्रेस्ड गैस। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट सकता है, मानो पटला है, कोई पटक दिया, क्या कुछ कर दिया, ठीक है। एलपीजी भी रहता है बहुत सारा, मानो अपने लाइफ में भी होगा, स्टेनिंग स्टेनिंग करने के लिए या कुछ नहीं होता है, गर्म करने के लिए रखा रहेगा, मानो उस ब्लास्ट कर गया तो किस में चला जाएगा, किस कैटेगरीज में, हैजार्ड्स फ्रॉम कंप्रेस्ड गैसेज में। समझ में आया। उसके बाद क्या है, चौथा में इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। क्या है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड क्या होता है, वैसा हैजार्ड, ठीक है ना, जो लैब में वायरिंग के द्वारा, ठीक है ना, मानो कि एक्सटेंशन बोर्ड लगाया, वो क्या हुआ, उड़ गया, उससे तुमको नुकसान पहुंच गया। हो सकता है कि बढ़िया तरह से तार यूज नहीं किया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, या कोई मशीन से तुमको झटका मार दिया, करंट मार दिया, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, सब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो वो सब किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में। समझ में आया। तो मतलब कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से तुमको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी वजह से, ठीक है। हो सकता है कि इसीलिए क्या किया जाता है, बताएंगे कि लैब में बोला जाता है कि क्या नाम है, कि मशीन सब बड़ा बड़ा रहता है, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, एक्सटेंशन बोर्ड सब नहीं यूज करना है, ठीक है। सबका पावर पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, सब बताए थे तुम लोग को, ठीक है। तो ये सबसे क्या हो सकता है, बच सकता है। हम लोग के घर में जब फ्रिज आता है, वॉशिंग मशीन आता है, कूलर आता है, एसी लगता है, सबका पावर पॉइंट अलग अलग देते हैं, ये सबको एक में दे देते हैं बोर्ड में। लोड पड़ेगा तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, खराब हो जाएगा सब, ठीक है ना। उससे क्या हो सकता है, घर में आग भी लग सकता है, करंट लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सब से रिलेटेड कोई भी हैजार्ड हमको नुकसान हमको पहुंचे या इन्वायरमेंट को पहुंचा, तो वो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में चला जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, फायर हैजार्ड। क्या है, फायर हैजार्ड। फायर मतलब होता है आग लग जाना, ठीक है। अब आग लगना, मानो कि बहुत सारा केमिकल, ठीक है, फ्लेमेबल होता है, स्प्रिट है, अल्कोहल है, एसीटोन है, सब क्या रखा रहता है ना, लैब में रखा हुआ रहता है। या मानो कि किसी भी वजह से आग लग जाए, किसी केमिकल के वजह से या कंप्रेस्ड गैस या किसी भी वजह से लैब में आग लग गया, आग लग गया तो क्या होगा, सब बहुत सारा नुकसान होगा, एयर पॉल्यूट होगा, हम जल सकते हैं या कुछ भी, तो वो सब किस में आ जाएगा, फायर हैजार्ड्स में। समझ, शॉर्ट सर्किट होगा तब भी आग लग जाएगा, ठीक है, तो फायर हैजार्ड। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि लैब में बताया कि बहुत सारा स्पेसिमेन रखा हुआ रहता है। लैब में क्या होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, तो बहुत सारा स्पेसिमेन हम लोग लाते हैं, ब्लड सैंपल आते हैं, यूरिन, स्पूटम, एसाइटिक फ्लूइड, फ्लूइडल फ्लूइड, सीमेन, सीएस बताए थे सब। तो क्या बताए थे, ये सब पोटेंशियली हैजार्डस होता है, ठीक है ना, मतलब ये तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसको बढ़िया से तुम क्या किया, हैंडल नहीं किया, ठीक है ना, अच्छा से नहीं पकड़ कर रखा, अच्छा से ग्लव्स पहन कर उसको टेस्टिंग नहीं किया, या मतलब किसी भी वजह से, तो क्या होता है, तुमको नुकसानदायक हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो तुमको इन्फेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो वो सब क्या कहाँ चला जाता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड में, ठीक है ना। या शार्प ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ, मानो नीडल है, सिरिंज है, जिसके द्वारा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो तुमको प्रिक हो जाए, समझ में आ रहा है, तो वो भी तुमको नुकसानदायक, HIV करा सकता है, बहुत सारा इन्फेक्शन और सब बीमारी करा सकता है। समझ में आ रहा है। तो वो सब क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल हैजार्ड में चलाएगा। समझ में आ रहा है। तो कोई भी स्पेसिमेन से, मानो कि टीबी का स्पेसिमेन फेंका हुआ है, उससे तुमको इन्फेक्शन हो गया, तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, बायोलॉजिकल हैजार्ड। कोई भी स्टूल फेंका हुआ, उससे तुमको मानो डायरिया तुमको हो गया, समझ में आया, कोलरा हो गया, क्या कुछ हो गया, तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो गया। समझ में आया। तो वो सब क्या होगा, लैब में रखा हुआ, तो क्या हो गया, लेबोरेटरी हैजार्ड। समझ में आया। उसके बाद क्या है, लेबोरेटरी बोल रहा है, बायोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है ना। क्या हुआ है, वो हम लोग के द्वारा जो भी एक्सक्रीटेड है, ठीक है ना, तो वो सब किस में चला जाता है, बायोलॉजी। जो भी स्पेसिमेन रखा हुआ है एनालिसिस के लिए, उससे हमको अगर नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सब किस में चला जाएगा, बायोलॉजिकल हैजार्ड में, ठीक है।
उसके बाद है रेडियोलॉजिकल हैजार्ड। क्या है? रेडियोलॉजिकल हैजार्ड। देखो अब बहुत सारा लैब वेब में क्या किया जाता है कि तुमको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स पिला उला कर, ठीक है ना, बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। या लैब में बहुत सारा रेडियो आइसोटॉप्स के द्वारा भी क्या होता है, टेस्टिंग होता है, ठीक है। बताएंगे कौन कौन सा टेस्ट होता है। या मानो कि ऐसा लैब है जहाँ पे क्या बहुत सारा वो हैवी मेटल्स जो होता है जिससे रेडिएशन वगैरह निकलता है, एनर्जी बनाया जाता है। या एक्सरे वाला मानो लैब है, समझ में आ रहा है। एक्सरे से रेडिएशन निकलता है ना, MRI CT स्कैन, सबसे ये सब क्या होता है कि सब भी तुमको नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है आगे चल के। बहुत सारा हेजिटेशन होने लगता है। एक्सरे में 2-4-5 बार रेडिएशन खा लेगा 2-4-10 दिन लगातार, तो उससे क्या होगा, तुमको बहुत सारा बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। फिजिकल हरासमेंट टाइप का, ठीक है ना, हमेशा सर भारी भारी लगेगा। तो इसलिए कभी देखता हो एक्सरे कहीं भी होता है तो उसको क्या किया जाता है, सिर्फ पेशेंट को रखा जाता है और सबको निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा लगातार एक्सरे का खा रहा है, ठीक है ना, रेडिएशन, तो आगे चल के उसको कैंसर हो सकता है, उसके शरीर में म्यूटेशन हो सकता है, बहुत सारा बीमारी हो सकता है, समझ में आ रहा है। इसलिए उस सबको बहुत सारा चीज़ से बचना है, उस सब रेडिएशन से, ठीक है, हर हाल में। इसलिए देखता हुआ हमेशा वहाँ पर प्रिकॉशन डाला जाता है। रेडिएशन रूम में सबको नहीं घुसना दिया जाता, पेशेंट के साथ एक आदमी जाएगा और उसको भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। रेडिएशन देने से पहले एक मेटल का बहुत सारा शील्ड रहता है, ठीक है ना, उसके पीछे आकर हम रेडिएशन देते हैं, क्योंकि हमको तो दिन भर करना है वही सब काम, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, तुमको फिर नुकसान होगा। डेली 1-2 दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन 3-4-5 दिन होगा तो हमेशा सर में दर्द रहेगा, भारी भारी नहीं होता है इस टाइप का। आगे चल कर फीवर होगा, वोमिटिंग, कुछ भी बहुत सारा उसका ये साइन सिम्टम्स है, ठीक है। तो वो तुमको आगे चल कर नुकसान करेगा, ठीक है। तो वो सबसे क्या क्या चीज़ में आ जाएगा, सब रेडिएशन से जो आएगा तो रेडियोलॉजिकल सब आ जाएगा। और उसके बाद हैजार्ड्स फ्रॉम एक्सप्लोजिव या एक्सप्लोजन, ठीक है। मानो कि केमिकल का बोतल कोई फट गया, ठीक है, या ये सब से ब्रेक हो गया, एक्सप्लोड हो गया, या कोई रिएक्शन कर रहे हैं टूट टाट गया, समझ में आ रहा है, उससे क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, छोटा मोटा ब्लास्ट हो गया, तो क्या हो गया, हैजार्ड्स फ्रॉम एक्सप्लोजन। अब लैब में तो बम फटेगा नहीं बहुत सारा, लेकिन केमिकल टेस्ट होता है कि जिसको करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा स्प्लैशेज सब एक्सप्लोड करता है, ठीक है ना, उड़ता है। तो सब प्रिकॉशन लेकर करेंगे, फेस शील्ड वगैरह डाल कर, समझ में आ रहा है। तो वो सब है, ठीक है। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ हैजार्ड। एक एक हैजार्ड का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी उठा कर पूछ सकते हैं, मुंह पर आना चाहिए, ठीक है ना, लगातार। पहला क्या है, केमिकल हैजार्ड। दूसरा हैजार्ड्स फ्रॉम वोलेटाइल। तीसरा कंप्रेस्ड गैसेज। इलेक्ट्रिसिटी से जो होगा इलेक्ट्रिकल, फायर से होगा फायर हैजार्ड। बायोलॉजी जो भी स्पेसिमेन है, ठीक है ना, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला हुआ, जैसे सीमेन, CSF, स्पूटम, ठीक है ना, यूरिन, स्टूल, जो भी इस सब से क्या हुआ, अगर मानो कोई बीमारी हो रहा है, ठीक है, या कोई नुकसान हमको पहुंच रहा है, तो वो सब किस में चल जाएगा, बायोलॉजिकल में। रेडियोलॉजिकल मतलब रेडिएशन बता दिया, हैजार्ड्स फ्रॉम एक्सप्लोजन भी बता दिए, ठीक है। तो इस सब के बारे में क्या हुआ, एक एक दिन, हर एक दिन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे ये नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे उससे बचना है, ठीक है ना। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो कैसे कैसे तुमको नुकसान पहुंच सकता है, और दूसरा हमको उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों पढ़ना है, तब ना तुमको पता भी रहेगा कि नुकसान भी कैसे हो सकता है और उसका बचाव भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, बताओ, केमिकल हैजार्ड्स। इसके बारे में, केमिकल हैजार्ड्स के बारे में। अब केमिकल हैजार्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला केमिकल था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल में। फिर अगले दिन वोलेटाइल, कंप्रेस्ड गैस, ये सब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल हैजार्ड में क्या होता है कि वैसा हैजार्ड जो केमिकल हमारे लैब में रखा हुआ है, उससे क्या हो सकता है, हमको नुकसान पहुंच रहा है, उसको क्या बोल देंगे, केमिकल हैजार्ड, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, देखो, ईच लैब शुड हैव अ केमिकल हाइजीन, ठीक है। देखो अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा दीज आर द टाइप्स ऑफ हैजार्ड, ठीक है, विच कम फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है ना। या उस इंजरी क्या हो सकता है, अगर केमिकल से हो रहा है तो उसको केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत रख सकते हैं, समझ में आया। अब देखो, अब कोई भी लैब में, अब केमिकल के बिना तो तुम लैब चला नहीं सकते हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इससे नुकसान, हम इसको रखना नहीं करेंगे, तो फिर केमिकल में काम कैसे, लैब में काम कैसे होगा, बिना केमिकल स्टैंड, बहुत सारा एसिड, अल्कली सब के माध्यम से होता है, उसका यूज़ होता है, तभी ना बहुत सारा टेस्ट करते हैं। अब बोलेगा कि नहीं हम केमिकल नहीं रखेंगे क्योंकि हमको बार बार उससे नुकसान पहुंच जा रहा है, तो ये भी दिक्कत है। तो वो तुमको कैसे हैंडल करना है,
ठीक है ना, उसके यूज करते हुए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक है ना। तो यही सब ना पढ़ना है कि हमसे वो कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और हम क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन लेंगे कि उससे हम लोग बच भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मानो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी है पीपीई, ठीक है, या प्रोटेक्टिव गियर्स बताए थे, वो सब पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स अगर पहन लेगा तो उससे क्या हो सकता है, तुम बच सकता है, तुम्हारा बचाव हो सकता है, ठीक है। और मेरा टेस्ट भी हो जाएगा। तो हम लैब में जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए ना, और इस सब से बच कर भी रहना है, तो वो सब भी बता रहे हैं, ठीक है। तब बोल रहा है कि ईच लैब शुड हैव ए केमिकल हाइजीन, ठीक है ना। कोई भी लैब में क्या होना चाहिए, एक केमिकल हाइजीन रहना चाहिए। मतलब केमिकल से अच्छा तरीका से नहीं होता है, उसको प्रॉपर्ली अच्छा से रखना चाहिए, और बहुत सारा चीज़ बताएंगे इसमें, ठीक है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए कि प्रॉपर लेबलिंग ऑफ केमिकल कंटेनर, कौन कंटेनर में कौन सा केमिकल रखा हुआ, ठीक है ना। क्योंकि कंटेनर में बहुत सारा क्या होता है कि बड़ा बड़ा कंटेनर आता है, उसमें नाम ही नहीं लिखा हुआ रहता, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करना, लेबलिंग एक तो हो सकता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया, जहाँ से बन रहा है वहाँ से, अगर उस पर लेबलिंग नहीं है, ठीक है, या किसी वजह से मिटक गया, मानो 1 साल 2 साल 3-4 साल से है केमिकल, ठीक है, या मानो कि बड़ा सा डब्बा है उसी में ढाल दे रहे हैं केमिकल, उस पर क्या करना है, अपना केमिकल का जो भी नाम है उसका क्या करना है, लेबल कर देना है कि मानो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 5% है तो 5%, समझ में आ रहा है। 10% है 10%, 20% है 20%, अल्कली है तो अल्कली NaOH, समझ में आया। वाटर है तो डिस्टिल्ड वाटर, तो क्या नाम लिखेगा ना तो उसका क्या टेस्ट करके बुझेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड है कि अल्कली है, समझ में आ रहा है। कि सुगंध लेकर, सुगंध लेगा, फ्यूम आँख में जाएगा, इरिटेशन होगा सब, ठीक है ना। तो नया नया बहुत सारा तुमको बीमारी या एलर्जी सब डेवलप होने लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मानो कि जो केमिकल है उसका नाम लिख देंगे, तो जब यूज करना होगा वो केमिकल पढ़ेंगे, आप जितना यूज करना होगा कर लेंगे, फिर उसको वहीं पर प्लेस कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो जो भी केमिकल है अच्छा से उसको केमिकल हाइजीन मतलब अच्छा से रखने के लिए, ठीक है ना, उसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बताओ कि जो भी केमिकल का कंटेनर है, ठीक है ना, बॉटल जो है, ठीक है ना, जो भी बॉटल है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करना है, इसको लेबलिंग कर देना है, मानो कि 5% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 5% या सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ रहा है। नाम लिख दिया, जब यूज पर यूज आएगा 5% का तो हम यूज कर लेंगे, 20% है तो 20% लिख देगा, या कोई भी चीज़ है तो उसको क्या करना, नाम उस पर चिपका देना है, ठीक है। नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, किस कंपनी का कहाँ का बनकर आया हुआ, सब कंपनी का अलग अलग रहता है, ठीक है ना। तो सबका हो सकता है कि कोई कंपनी सिर्फ यहीं बनाता हो, ठीक है ना, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी रहता है, सब कंपनी का अलग अलग कंसंट्रेशन आता है, ठीक है ना। तो उसका मैन्युफैक्चरर का नाम भी पता होना चाहिए कि मानो कि एक्सपायर हो गया या कुछ भी हो गया तो आगे चल के उससे क्या कर रहे हैं, फ़ोन कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं, या मानो कि आगे चल के हो सकता है कि कोई ख़राब चीज़ दे दिया, समझ में आ रहा है, तो उससे मांग सकते हैं। या मतलब मेनली इसीलिए, ठीक है ना, कोई मशीन भी रहता है तो उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का नाम दिया रहता है कि हम 10 साल बाद अब हमको पता चलेगा LG का है कि सैमसंग का था कि क्या था। तुम यूज कर रहे हो, अगर तुम्हारे टीवी पर नाम हम नहीं लिखा है, 10 साल 15 साल हो गया तो तुमको ध्यान रहेगा LG का लिए थे कि सैमसंग का लिए थे, लेकिन नाम लिखा हुआ रहता है तो ध्यान रहता है, बार बार उस पर आँख पर पड़ रहा है कि LG 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 है, तो ध्यान है कि LG का है, सैमसंग है तो सैमसंग है, सैमसंग, समझ में आ रहा है। तो उस सबसे क्या होगा कि अगर मानो खत्म हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मानो फ्रिज है तो क्या होता है कि अगर काम करते करते खराब हो गया तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, फ़ोन करते हैं कि भाई हमको ये डिफेक्ट हो गया। वैसा ही केमिकल है, हमको कुछ भी उसमें डिफेक्टिव लगेगा तो उसको क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करके बुला सकते हैं, तो उसमें लिखा रहेगा तब ना, नहीं तो पता ही नहीं चला कौन मैन्युफैक्चरर का है तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, MSDS भी क्या रहना चाहिए, उस केमिकल का लिखा हुआ रहना चाहिए। बताया था MSDS क्या होता है, MSDS में तुमको कितना % कैसे यूज करना है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना है, कौन कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है, बताए थे ना, और उससे कैसे बचाव करना है, वो कौन कौन सा तुमको इंजुरी कर सकता है, सब उसमें लिखा हुआ रहता है, ताकि कोई भी टेस्ट करने जाएगा तो तुमको पता रहेगा कि ये एक्सप्लोजिव है, ठीक है ना, मतलब रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोसिव मुंह पर पड़ सकता है, तो पहले ही फेस शील्ड एप्रॉन सब पहन लेंगे, समझ में आ रहा है। तो यही सब MSDS में सब लिखा हुआ रहता है। बताया था MSDS क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो उसको मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट मतलब वो उसको यूज करने से पहले
वो कौन कौन सा तुमको इंजुरी कर सकता है, उससे बचना कैसे, वो सब लिखा हुआ रहता है एक डाटा बुक में, ठीक है ना। उसको पढ़ कर तब उसको क्या करेंगे, केमिकल को यूज करेंगे या टेस्ट करेंगे, तो उससे हमको पता रहेगा पहले कि ये होगा, तो उससे क्या होगा, पहले ही प्रिकॉशन होंगे। समझ आ रहा है। पहले हमको पता है कि कोई आ रहा है तो हमको एक थप्पड़ मारेगा, तो हम क्या करेंगे, बच जाएंगे पहले ही। और नहीं पता रहेगा तो खा लेंगे, ठीक है ना। तो अगर पता रहेगा कि वो एक्सप्लोड करेगा या रिएक्शन होगा तो फ्यूम निकलेगा जो हमारे आँख को एलर्जी कर सकता है, तो पहले ही हम क्या करेंगे, गोगल्स वगैरह जो भी है टाइट वाला सब पहन लेंगे, समझ में, मास्क पहन लेंगे। नहीं पता है तो क्या करेगा, बेहोश होकर भी गिर सकता है, समझ, नुकसान पहुंच सकता है, एलर्जी हो सकता है, तो वो सब है। और एंड रिटन केमिकल सेफ्टी, ठीक है ना, और उस केमिकल के बारे में कैसे सेफ्टी बचा जा सकता है उसके बारे में भी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक गुड केमिकल लैब में एक केमिकल हाइजीन बनाने के लिए उसका क्या क्या होना चाहिए, कि कंटेनर पर लेबलिंग होना चाहिए, किस मैन्युफैक्चरर का वो होना चाहिए, MSDS उस केमिकल के बारे में, और उसका सेफ्टी गाइडलाइंस लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, कि यूज करते समय क्या क्या हमको सावधानी सब बरतना है, ठीक है ना। तो वो सब अगर कर रहे हो तो समझो तुमको केमिकल से तुम क्या हो, अच्छे से उसको प्रयोग कर सकते हो, अच्छा से यूज कर सकते हो, तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हारे लिए हाइजीन हो जाएगा, बढ़िया चीज हो गया, समझ में आ रहा है। तो वो है दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि लेबोरेटरी शुड मेंटेन अ फाइल ऑफ एवरी केमिकल दैट दे यूज एंड कोरोस्पोंडिंग MSDS, ठीक है ना। अब लैब में, ठीक है, जैसे दवाई का दुकान होता है, दवाई के दुकान में कौन कौन सा दवाई बिकता है, वो क्या करता है, वो अपना साइट पर चढ़ा देता है, या कौन सा खत्म हुआ, कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा स्टॉक से मार्केट में स्टॉक से खत्म होने वाला है, कौन सा एक्सपायर्ड हो गया, तो सब मेंटेन किया हुआ रहता है कि नहीं, कंप्यूटर में अपना जो भी उसका लॉग बुक है, समझ में आ रहा है। तो वैसा ही हमारे लैब में कौन कौन सा केमिकल यूज होता है, ठीक है, कौन सा एक्सपायर हो गया है, ठीक है ना, तो ये सब क्या करना चाहिए, लिख कर रखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि पता चले हमारे लैब में कोई भी आया मानो चेकिंग करने के लिए कि तुम्हारे लैब में कौन कौन सा केमिकल यूज होता है, समझ में आ रहा है, कौन कौन कंपनी का, तो सब तुम लिखा रहेगा, तुम देख लेगा, बाहर से देख लेगा, एक बार क्या होगा, निरीक्षण करके चल जाएगा, नहीं तो तुम जाएगा देखेगा उस टाइम मिलाएगा कि ये है, समझ में आ रहा है, तो दिक्कत हो सकता है। और इससे भी पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सा केमिकल है कौन सा नहीं है, ठीक है ना, एक लिस्ट रहेगा तो तुम मिला सकते हो ना कि कौन सा केमिकल मेरे लैब में है कौन सा नहीं है, ठीक है ना, कौन सा टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल होता है, ये खत्म हो गया है कि बाकी है, उस पर स्टॉक भी नंबर भी लिख देना है, ठीक है ना, कि 5 गो स्टॉक में है, 2 गो है, कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है, समझ में आ रहा है, ताकि अगर ख़त्म भी होगा तो हमको क्या होगा, इजीली पता चलते रहे, ठीक है ना, कि मेरा स्टॉक खत्म हो गया तो फिर नया हम मंगा लेंगे। अगर पता चला कि ख़त्म हो गया है, 5 दिन लाने में, मैंने अब कंपनी को फ़ोन करेगा तुरंत थोड़ी ना तुमको पहुँचाएगा, 1-2 दिन मानो लगा दिया तो उतना दिन तो तुमको नुकसान झेलना पड़ा, समझ में आ रहा है, टेस्ट वेस्ट नहीं कर पाया तो वो क्या होगा, पहले ही से वो सब करेगा, तो ये सब से फायदा होता है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग ये आता है तो क्या होता है, कॉलेज में या स्कूल में नाम चढ़ता है, कितना बच्चा आया, काउंटिंग वाउंटिंग होता है, हॉस्टल में खास करके कि कितना बच्चा है, ठीक है ना, रजिस्टर में कितना बच्चा प्रेजेंट है, कितना लोग घर में गया, ताकि हम मिला सके, ठीक है ना, कि कोई मिसिंग है नहीं ना है, समझ में आ रहा है। तो वहीं उसका MSDS भी कॉरस्पॉन्डिंग लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि उसका कौन सा कैसे बचना है, यूज कैसे करना है, क्या क्या पहन कर, वो सब। केमिकल हैजार्ड कैन बी एक्यूट, ठीक है। अब कोई केमिकल हैजार्ड है, अगर मानो कि तुम सावधानी नहीं बरत रहे हो तो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है एक्यूट, क्या हो सकता है, एक्यूट, और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट मतलब होता है जल्दी से हुआ और ठीक भी हो गया, ठीक है ना, मतलब 1-2-3 दिन में क्या हो गया, ठीक हो गया। और क्रोनिक मतलब होता है कि लंबे समय तक बीमारी हो सकता है, समझ में आ रहा है। अब एक्यूट होगा तो क्या होगा, मानो तुम्हारा हाथ जल सकता है, अगर तुरंत होगा तो क्या होगा बताओ, तुम्हारा हाथ पैर या मुंह कुछ भी है उस जल सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, वहाँ पर फूल जाएगा, ठीक है, एलर्जिक रेस्पॉन्स आ सकता है तुमको उससे, या डैमेज टू आइज लंग्स एंड CNS, ये सब क्या होता है, एक्यूट होता है, समझ में आ रहा है, मतलब तुरंत तुमको कोई इन्फेक्शन क्या क्या दे सकता है, तो तुमको जला सकता है, हाथ पैर दे हाथ कहीं भी जल जाएगा, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन हो सकता है तुमको, एलर्जिक रेस्पॉन्स है, और क्या है तुमको डैमेज टू लंग्स आइज और ईयर्स, ये सब हो सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं अगर क्रोनिक रहेगा तो क्रोनिक क्या होता है, लेट से होता है, ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है, कार्सिनोजेनिक, जैसे बेंजीन, जितना भी बेंजीन वाला कंपाउंड अगर लैब में यूज हो रहा है केमिकल, समझ में आ रहा है, तो वो क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, क्या होता है,
कार्सिनोजन और सब बहुत सारा केमिकल है, इसीलिए बताया था हमेशा ग्लव्स वगैरह सब पहन कर यूज़ करना है। नहीं तो क्या होता है, कैंसर एक दिन में नहीं होता है। तुम सोचेगा अभी छू दिया बेंजोल कैंसर हो जाएगा, नहीं, लेकिन उसी को बार बार लगातार 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 10 महीना यूज करते जा रहा है, 1 साल 2 साल, तब तुमको आगे चल कर क्या हो सकता है, उससे कैंसर हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, धीरे धीरे प्रोसेस, तो इसी को बोला जाता है क्रॉनिक है। एक्यूट में मतलब तुरंत क्या क्या हो सकता है कि तुम्हारा हाथ पैर नाक मुंह हाथ जल सकता है, तो उसी को बर्न लिख दिया है। समझ में आ रहा है? उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कहीं पे मानो कि गिरा हो रहा था, फूल हो गया, लाल हो गया, स्वेलिंग हो गया, एलर्जिक रेस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है ना, नोचनी वोचनी हो सकता है, धब्बा लाल लाल स्पॉट हो सकता है, और आँख नाक और CNS, ठीक है ना, वो तुमको क्या हो सकता है, मानो कोई बेहोश हो गया, ठीक है, कोई आँख का मानो कि इतना इरिटेट हो गया, आँख लाल हो गया, क्या कुछ हो गया, तो उस सबको क्या हो सकता है, तुरंत डैमेज कर सकता है, और कैंसर तुरंत हो जाएगा, नहीं होगा लंबे रंग। तो वो क्या हो गया, क्रोनिक हो गया, कौन, कैंसर, ठीक है ना। एक्यूट मतलब तुरंत तुरंत होने वाला कौन कौन सा है, तुमको बर्न हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और तुम्हारा आँख नाक और, ठीक है ना, ये सब मतलब क्या हो सकता है, डैमेज कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब तुरंत होगा, ये सब बहुत दिन तक यूज करते रहेगा, इस सब केमिकल का टच में रहेगा, तभी क्या होगा, कैंसर वगैरह सब होगा। समझ में आया? बोलो। तो जो हैजार्ड, जो केमिकल हैजार्ड हो सकता है 2 टाइप का, एक तो तुरंत कर सकता है, तो वो किस कौन कौन कर सकता है बीमारी, ठीक है, और जो लेट से करेगा वो तो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब है। उसके बाद है कि प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग द केमिकल्स, ठीक है ना। हैजार्ड से हम लोग कैसे बचेंगे, प्रिवेंशन, ठीक है ना, प्रिकॉशन, या इसको क्या लिख सकता है तुमको, प्रिवेंशन, ठीक है ना, बचाव कैसे कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? बचाव कैसे कर सकता है, मानो कि केमिकल अब हैजार्ड है, तो उससे बचना कैसे। तो सबसे पहले है कि प्रॉपर यूज एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल इज नेसेसरी टू अवॉइड सडन। पहला है क्या चीज़ है, प्रॉपर यूज, ठीक है ना, ढंग से यूज करना है, ठीक है ना, ये नहीं कि 10 ml यूज करना है, 50 ml डाल दिए, किस तरह से उठाना है सब बताएंगे, ठीक है ना, क्या पकड़ कर उठाना है, कैसे कब उसको डालना है, ठीक है ना, ग्लव्स पहन कर यूज करना है कि ऐसा ही हाथ यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या होता है, प्रॉपर यूज में आता है। क्या होता है, प्रॉपर यूज, मतलब जो भी तुमको MSDS में दिया हुआ है, ठीक है, तो तुमको ग्लास पहन कर नहीं छूना है तो नहीं छूना है, ग्लास में ढाल कर तब उसमें डालना है, या पिपेट से लेना है, ठीक है ना, तो सब कुछ लिखा रहेगा, तो उसके अनुसार तुमको फॉलो अप करना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है, फॉलो अप करना है, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है प्रॉपर यूज, ठीक है ना, मतलब सुरक्षित। जैसे मानो कि हम ही को मिला मार्कर यूज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़िया से इंक में डालकर बढ़िया से लिखेंगे। अब उसी को मानो कि ऐसा ऐसा करके 2-3 बार मार देंगे, खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब नहीं करना है। तो वही सब है कि प्रॉपर यूज मतलब जो भी MSDS में तुमको दिया हुआ है, जिस तरह से यूज करने का तरीका, उसी तरह से यूज, क्या चीज़ से उठाना है, कैसे रखना है, ठीक है, तो केमिकल को यूज करने के बाद छूना है कि नहीं छूना है, ये सब लिखा हुआ रहता है MSDS में, उसको तुमको प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल, ठीक है ना, और किस जगह पर स्टोर करना, मानो कि कोई बड़ा कंटेनर है, तुम छोटा बेंच पे रख रहे हो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, हिलेगा तो तुरंत गिर जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा केमिकल होता है कि लाइट के प्रेजेंस में नहीं रखा जाता है, ठीक है ना, आगे चल कर नाम बताएंगे। अगर लाइट के प्रेजेंस में रहेगा तो क्या होगा, बताओ, रिएक्शन ऑटोमेटिक करते रहेगा, ठीक है ना, वो एक्सप्लोड कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा केमिकल्स को बोला जाता है उसको डार्क प्लेसेस में रखने के लिए बोला जाता है ना, तो उसको डार्क प्लेसेस में रखेंगे, अपना ऐसा कैबिन बना देंगे, यूज करने के समय निकालेंगे, फिर इसमें घुसा कर लॉक कर देंगे, मतलब दरवाजा इसका जो भी गेट रहेगा सटा देंगे। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या होगा, लाइट भी नहीं जाएगा, सनलाइट भी नहीं जाना, यूवी लाइट नहीं, बहुत सारा केमिकल में रहता है, ठीक है। तो जो है, ठीक है ना, स्टोरेज का क्राइटेरिया और जो प्रॉपर यूज किया उसको प्रॉपर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, हमको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कि ग्लास कंटेनर विथ केमिकल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन रबर और प्लास्टिक कंटेनर टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है ना, फ्रॉम ब्रेकेज। अब मानो कि कोई शीशा, मानो कि हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या करता है, इसे ही ठेला पलाद के कहीं भेज देते हैं, या ट्रंक पलाद के, क्या करता है, नीचे पुआला वाला बिछाते हैं, या रबड़ का जो भी आता है मोटा मोटा उसको बिछाएंगे, ठीक है ना, सबके गैप में क्या करेंगे, रबड़ डालेंगे, ताकि एक दूसरे से सब टकराए नहीं। समझ में आ रहा? तो ऐसे करके, या चिपकाना भी होता है, चिपका के इधर से भी टाइट, ठीक है ना, ताकि इस पर किसी तरह से जर कोर नहीं लगा। समझ? तो बहुत सारा प्रिकॉशन हम लोग क्या करते हैं। तो ऐसा ही मानो कि हमको केमिकल खरीद कर ले जा रहे हैं, केमिकल खरीद कर ला जा रहे हैं, मानो एसिड ले जा रहे हैं खरीद कर,
पता चला बढ़िया से नहीं ले जा रहा, बैग में धक्का ले जा रहा, बैग में टूट गया, ठीक है, या मानो कि कहीं कुछ भी हो गया, तो उसको कभी भी ले जाना तो क्या करना है कि रबड़ का जो भी उसका एक पैकेट आता है, ठीक है ना, उसमें क्या करना, रबड़ वबड़ में घुसा कर ले जाना, समझ में आ रहा है, ताकि क्या होगा वो ब्रेक नहीं हो, टूटे नहीं, समझ में आ रहा है। या प्लास्टिक का कंटेनर में तो वही है कि ग्लास कंटेनर को हमेशा क्या करना है कि कोई भी रबड़ का उसका मानो कंटेनर बना हुआ उसमें घुसा कर तब ले जाएगा। तो मानो कि 4 गो है, ठीक है ना, मानो कि 4 गो डब्बा ले जाना, ये सब 4 गो डब्बा है, तो इसको मानो कि एक साथ ले जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से सब टकराएगा ना। वही मानो एक रबड़ का ऐसा कंटेनर बना दे, यहाँ तक रहे, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इसमें ही अट जाएगा। उसके बाद फिर ही रबड़ का कर देंगे, तो ये दोनों सट पाएगा, नहीं सट पाएगा, ये सट पाएगा, नहीं सट पाएगा। नीचे देख रहा है, नीचे भी क्या होगा, इसको कॉशन दे देंगे, ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट हो गया कि नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्रेकेज से बचाएगा, टूटेगा नहीं उसको। तो वहीं सब लिखा हुआ है कि ग्लास कंटेनर विथ केमिकल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन है रबर और प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है ना, रबर या प्लास्टिक कंटेनर ऐसे बना देंगे, इसी में क्या करेंगे, रख कर और लेकर चले जाएंगे, समझ ना, जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करना वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है तुम लोग को, एसिड मस्ट बी डाइल्यूटेड बाई स्लोली एडिंग देम टू वाटर एंड विथ प्रॉपर स्टायरिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि कभी भी तुमको एसिड और वाटर का बहुत सारा रिएक्शन आता है ना, तो लड़का कंफ्यूज रहता है, पानी में एसिड डाले कि एसिड में पानी डाले, ठीक है ना। अब 2 ही चीज़ कर सकता है ना, मानो एक कंटेनर है तो एसिड है, इधर डिस्टिल्ड वाटर, अब पानी में एसिड डालना है कि एसिड में पानी डालना है, ये क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है ना। अगर ये उल्टा हुआ तो तुमको क्या हो सकता है, एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना, इतना हीट ऑफ डिसोसिएशन निकलता, फट फुट का मुँह हाथ सब खाता है, एसिड रहता है तो और नुकसान पहुंचाएगा, समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि मानो कि कोई कंटेनर है, पहले उसमें क्या करना है, पानी भरना है, क्या चीज़, पानी, और उसके बाद क्या करना है, कोई भी एसिड या अल्कली, ठीक है ना, तब इसको इसमें डालना है, ठीक है ना। अब देखो, अब एगो और ट्रिक बता रहे हैं कैसे, देखो, अब मानो कि कंसंट्रेटेड, मानो कि H2SO4 डाल रहा है या अल्कली NaOH डाल रहा है, ये सब क्या होता है, हाईली एसिडिक या बेसिक होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मानो कि इसमें पानी है, क्या है, पानी है, तो इसमें डालेगा तो क्या होगा, डाइल्यूट करेगा ना। तो पहले मानो कि अब डालते डालते एक बार थोड़ी ना उझिल देते हैं, क्या करेंगे, पहले 1 ml डालेंगे, फिर 2 ml, फिर 3 ml, फिर 4 ml, फिर 5 ml, तो धीरे धीरे क्या होगा, डाइल्यूट होते रहेगा, समझ में आ रहा है। उसको क्या करना है, स्टीयरिंग भी करना, मिलाते भी रहना है। तो पहले कम डाले, इस मानो कि दूसरा केस में देखो, तो इसमें क्या होगा, बढ़िया से स्टीयरिंग हो रहा है, डाइल्यूशन कमते जा रहा है, ठीक है ना, तुमको रिएक्शन। अब एक्सप्लोड किस केस में करता है कि मानो कि अगर वही क्या है, इसमें H2SO4 पहले ही से क्या है, H2SO4, समझ में आ रहा है। और इसमें तुम मानो कि पानी डाला, तो पानी जैसे ही डाला तो हीट ऑफ डिसोसिएशन होता है, इतना नहीं होता है, रिएक्ट करेगा, इतना जल्दी उसमें हीट बनाएगा ना कि ब्लास्ट कर जाएगा, समझ में आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसको पानी डाइल्यूट कर रहा है, उसका सब जितना भी हीट है सबको एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे क्या हो रहा है, निकाल रहा है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, वो एक्सप्लोड नहीं करता है। और इसमें तो इसीलिए याद रखना, कभी भी अल्कली है, ठीक है ना, कोई भी अल्कली है, स्ट्रॉन्ग अल्कली या स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, उसको क्या करना, हमेशा पानी में डालते रहना धीरे धीरे, उसके बाद स्टीयरिंग भी करते रहना, ठीक है ना। कभी भी एसिड में रखा हुआ पानी 1 ड्रॉप या 1 ml कभी भी नहीं डालना है, समझ में आ रहा है कैसे। तो पहले ही से कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे ही डालेगा तो रिएक्शन तुरंत होगा, क्या होगा, तुरंत एक्सप्लोड होगा। और यहाँ पर पानी का मात्रा ज़्यादा है तो क्या करेगा, डाइल्यूट कर देगा, जैसे ही हीट निकालेगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद नहीं तो वेपर बना देगा, यही ना कर सकता है, समझ में आया। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, हमेशा क्वेश्चन आता है तुम लोग के एग्जाम में, ठीक है। हमेशा क्या करना है कि पानी पहले लेना है, उसके बाद एसिड धीरे धीरे डालना है, ठीक है ना। ये नहीं कि एक के बार 5 ml या 20 ml डालना है तो 20 ml डाल दिया, समझ में आ रहा है। उसको क्या करना है कि धीरे धीरे डालकर फिर रुक जाना है, उसको फिर स्टीयरिंग कर लेना है, या जितना भी हीट मतलब रिएक्शन हुआ पानी से, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, हीट निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर डालना है, फिर हीट थोड़ा सा बना, फिर निकल गया, तो उसको क्या करना, लगातार मिलाते भी रहना। और एक के बार डालेगा तो क्या होगा, एक के बार एनर्जी निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो इतना एनर्जी हो सकता है कि मानो कि ये कंटेनर जो है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, बोरोसिलिकेट, ये सब ग्लासवेयर है, ग्लास से बना हुआ है, तो ये मानो कि अगर ये क्या होगा, सही नहीं सकता है तो क्या होगा, टूट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा।
और वहीं मानो धीरे धीरे डालेगा तो जो एनर्जी आएगा पानी भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी। उसका क्या कर, थोड़ा सा हीट निकल गया बाहर, फिर डाला, फिर मिलाया, फिर ऐसे ही, ठीक है ना। तो बढ़िया से मिक्स किया जा सकता। एक बार करेगा तो क्या होगा, एक बार इतना ना एनर्जी बनेगा, मानो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, टूट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमेशा क्या करना है, पानी लेना है, उसके बाद एसिड या बेस डालना है, और इसको क्या करना है, मिलाते भी रहना। एक बार पूरा एसिड नहीं डालना, ठीक है ना। डालते जाना, मिलाते जाना, फिर डाले फिर मिलाए, फिर डाले फिर मिलाए, ठीक है ना। ताकि क्या करे, जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे हैं तो वो इतना एनर्जी पैदा नहीं हो जाए ताकि वो ब्रेक ही कर जाए। समझ में, टूट ही जाएगा। तो उससे क्या हो सकता है, हमको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे बच रहे हैं कि नहीं। तो हमेशा क्या करना है, पानी में एसिड या बेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग जो भी एसिड या बेस है उसको मिलाना है, ये तरीका है, ठीक है। तो कभी भी लैब में मौका मिले काम करने का तो हमेशा ये फॉलो करना है। अगर गलती से तुम डाल दिया तो समझो कि तुम्हारा, ठीक है ना, एक्सप्लोड कर जाए, मुंह हाथ जल सकता है, ठीक है ना। इसलिए देखता होगा 9th 10th में हम लोग थे तो कोई भी टीचर कोई भी रिएक्शन करने नहीं देता था, क्योंकि हम लोग उस टाइम नालायक थे, जानते ही नहीं थे, ये सब पढ़े ही नहीं थे। समझ में आ रहा है? अब मानो कि ऐसे ही बिना पढ़े लिखे जाएगा कोई भी रिएक्शन कराएगा तो नुकसान पहुंचा सकता है, तुमको थोड़ी ना पता क्या रिएक्शन क्या कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए टीचर जाता था, क्लास टीचर या जो भी एक लैब वाले टीचर थे, बोलते थे किसी को छूना नहीं है, ना तो फाइन लगेगा, ये लगेगा, लाइन में लगो। किसी चीज़ को छू देता था मरहो करते थे, ठीक है ना। तो यही था, क्यों, क्योंकि उसके बारे में तुमको जानकारी ना हुई, एसिड है कि अल्कली है कि क्या है, उस कितना नुकसान कर सकता है तुमको नहीं पता। अब जैसे गर्म पानी या हाथ डालेंगे तो हमको पता है कि मेरा हाथ जल जाएगा, बच्चा को कुछ नहीं पता है, जो मानो कि 1 साल का, उसको कुछ पता है नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, जाकर डाल देगा। लेकिन वही तुमको बोला जाएगा तुम डालेगा हाथ, नहीं डाला, क्यों, तुमको पता है उसका नुकसान क्या क्या है, ठीक है ना। तो वहीं 9th क्लास में हम लोग क्या था, 1 साल का बच्चा था, हमको पता नहीं है कि रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा चीज़ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। उससे हो सकता है कोई बेहोश होकर गिर गया, आंख में इरिटेशन हो गया, कुछ हो गया, तो जवाबदेही किसका, टीचर का आ जाएगा। इसलिए तुम लोग को छूने नहीं दिया जाता था, या हम लोग को भी। समझ में आ रहा है? तो यही सब कारण है, ठीक है। तो इसलिए तुमको उस रिएक्शन के बारे में पहले पूरा डीपली पढ़ाया जाता था, ये ऐसे मिक्स करना है, स्टेप बताया जाता था, पहले इसको लेना, इसको लेना, इसको लेना, इसको लेना, लास्ट में ये कलर चेंज हो जाएगा या ये आगे निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब बताया जाता था स्टेप बाय स्टेप। सर बोलते थे हमेशा स्टेप याद रखना, ये नहीं कि दूसरा का स्टेप पहले कर दिया पहले का, तो फिर क्या होगा, दिक्कत में आ सकता है। समझ में आ रहा है? जो भी केमिस्ट्री है, ठीक है ना, या केमिकल रिएक्शन है, तो इसको क्या होता है, सब कुछ का स्टेप बटा हुआ है, कौन किसको कब डालना है, क्यों डालना है, सब कुछ है। समझ में आ रहा है? तो उसको फॉलो करना ही नहीं कि जो मन करेगा जब डाल दिया, पता चलेगा ब्लू होना था रिएक्शन होकर, फाइनल रिजल्ट पता चला रेड हो गया, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना। इसीलिए क्या है कि एसिड मस्ट बी डाइल्यूटेड बाय स्लोली एडिंग देम। देख रहा है ना, धीरे धीरे, क्या चीज, स्लोली एडिंग देम टू वाटर। अब देखो, अब इतना भी याद है तुमको कि पानी में एसिड डालना है तो एक के बार भी नहीं डालना, ये भी याद रखना है। ये ना कि एक के बार जाकर उझेल दिया तो क्या होगा, इतना ना हीट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, मानो ब्रेक कर सकता है, ठीक है, कंटेनर को तोड़ सकता है। तो उसको भी क्या करना है, पानी में तो मिलाना ही है, लेकिन धीरे धीरे मिलाकर क्या करना है, उसको स्टेयर करते रहना, हिलाते रहना, ठीक है ना, ताकि जो भी हीट निकले वो क्या करे, बताओ, बाहर निकलते जाए, ठीक है। फिर मिलाएंगे, फिर हीट होगा, तो एक बार क्या होगा, इतना ज़्यादा हीट निकलेगा कि उसको क्या करेगा, कंटेनर नहीं जा पाएगा, ब्रेक व्रेक हो सकता है। समझ में आया? तो ब्रेक होगा तो क्या होगा, स्प्लेसेस पड़ेगा, चेहरा वगैरह पे, शरीर पे गिरेगा तो क्या होगा, एप्रॉन अप्रॉन सब जला देगा, माना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये तुमको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एसिड मस्ट बी डाइल्यूटेड बाय स्लोली एडिंग देम टू वाटर एंड विथ प्रॉपर स्टेयरिंग, ठीक है ना, मिलाते भी रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्हेन वर्किंग विथ एसिड और अल्कली सेफ्टी ग्लव्स शुड बी वर्न, ठीक है। कभी भी एसिड और अल्कली के साथ अगर काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो तुमको क्या करना है बताओ, सेफ्टी ग्लव्स को पहन लेना है या पहने रहना है, ठीक है ना। कभी भी हाथ खाली छूना नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, थोड़ा सा ही छुए तुरंत जला देगा। जलाने के लिए तो रबड़ को भी जला देगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो अगर छीटा उटा पड़ेगा उसको तो रोक लेगा ना। अब ज़्यादा गिर जाएगा तो खैर रबड़ भी जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मानो कि वहीं छीटा उटा पड़ा तब तो बच सकता है, नहीं तो हाथ पे पड़ेगा तो हाथ उतना जला देगा, ठीक है। तो उसके कारण, ठीक है, तो कभी भी अगर एसिड या अल्कली से तुम मिला रहे हो, मिक्स करा हो या कोई भी रिएक्शन करा रहे हो तो क्या करना बताओ, सेफ्टी ग्लव्स जो भी आता है उसको पहन कर रखना है। ए बॉटल शुड नेवर बी हेल्ड बाय इट्स नेक बट इंस्टेड फर्मली अराउंड द बॉडी। क्या लिखा हुआ है, बॉटल शुड नेवर बी हेल्ड बाय इट्स
नेक बट इंस्टेड फॉर्मली अबाउट इट्स बॉडी, ठीक है ना। तो इसको क्या देखो कि अगर मानो कि ये बॉटल है, ये क्या है, बॉटल है, समझ में आ रहा है। तो कभी भी कोई भी चीज़ को उठाने का तरीका क्या होता है कि उसका बॉडी ये हुआ, समझ में आया, उसको करके ऐसे नीचे धर के ले जाना। माइक्रोस्कोप भी बताया था कैसे पकड़ा जाता है। तो हमेशा क्या करना है, उसका बॉडी को पकड़ना बीच में, ठीक है, और नीचे हाथ लगा कर ले जाना, ताकि अगर उसको ऐसे कभी भी नहीं उठाना, ही ना कि ऐसे रखा हुआ ऐसे उसको टांग रहा है। ऐसे उठाने से क्या है, एक तो मानो कि थोड़ा सा भी मेरा स्लिप किया तो बॉटल गिरेगा, तो क्या होता है, मानो वहाँ पर केमिकल रहेगा तो गिरेगा तो क्या होगा, तुमको नुकसान पहुँचा सकता है। केमिकल का तो नुकसान हुआ ही, साथ में तुम्हारा भी नुकसान, समझ में आ रहा है। उसका साफ सफाई करना पड़ेगा, अलग टेंशन, ठीक है। और केमिकल क्या होता है, महंगा सब आता है, तो उस सबसे भी देखना। प्लस मानो कि हो सकता है ये शीशा का बचा हुआ है, कांच पैरों पर गिर गया, पैरों गया, समझ में आ रहा है। तो ये सब अब इसको पकड़ने से दिक्कत क्या है कि मानो भरा हुआ है, ये क्या होगा कि हो सकता है स्लिप कर गया, या ढक्कन पूरा अच्छा से नहीं बंद किया हुआ, इतना ही पे तो क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है ना, तो फूट सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमेशा कोई भी केमिकल है तो उसको क्या करना है, उसका बॉडी, ठीक है ना, ये जो मिडिल पोर्शन को बॉडी बोला जाता है, उसको ग्रिप करके उसको नीचे से हाथ, ताकि वो गिरे नहीं, ठीक है। उसका जहाँ रखना है उसका ऐसे करके रखना, समझ में आया। तो ये समझ में आ रहा है ना कि उसका नेक वाला पोर्शन कभी भी ऐसे करके उठाना नहीं है। क्यों, क्योंकि हो सकता है अगर पूरा भरा हुआ होगा, तुमसे नहीं उठा तो क्या होगा, तुरंत गिर गया, या हो सकता है उसका कैप उतना बियर नहीं कर पाया, तब भी खुल कर गिर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए गिरेगा तो क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है। एक तो वो हलेगा, केमिकल बर्बाद हुआ अलग, केमिकल एसिड अल्कली रहा तो तुम्हारा देह हाथ खराब होगा अलग, जल जाएगा, समझ में आ रहा है। जहाँ गिरेगा वहाँ पर फिर साफ सफाई करना पड़ेगा, समझ रहा है, टाइम का लॉस, तो ये सब बहुत हो सकता है। इसलिए क्या होना, प्रॉपर यूज हमेशा करना है, ठीक है। हमेशा उसको क्या करना है, बॉडी को पकड़ना है, उसका हाथ नीचे लगाना है, तभी कोई केमिकल को क्या करना है, इधर से उधर रखना है, समझ में आ रहा है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि उसका ढक्कन, क्योंकि आदत रहता है हम लोग का, क्या करता है उसका घेर तुम पकड़ते हैं ऐसे, समझा। तो ये तुमको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। कभी कभी देखता नहीं है कि ढक्कन नहीं लगा रहता है, हम अचानक से क्या करते हैं, पकड़ते हैं ऐसे करके, बोतल गिर जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में तो वहाँ पर भी तो हो सकता है। तो ये सब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्क विथ टॉक्सिक केमिकल शुड बी डन विथ वियरिंग फ्यूम मास्क, ठीक है ना। बताए थे कि केमिकल लेबोरेटरी में, ठीक है ना, और ऐसा जगह जहाँ पे केमिकल टेस्टिंग होता है, ठीक है। केमिकल लेबोरेटरी में अगर मानो कोई केमिकल से तुमको मानो क्या निकल रहा है, फ्यूम निकल रहा है, गैस निकल रहा है, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि तुमको एलर्जिक हो, समझ में, आंखों में पड़ेगा तो क्या होगा, मानो कि लाल लाल कर दे। दूसरा है कि नाकों से गया तुम बेहोश हो जा, ठीक है ना। तो उस सबसे बचने के लिए हमेशा क्या करना है, गॉगल्स लगा लेना है, ठीक है। आंख में भी नहीं चढ़ना है, और मास्क लगा लेगा तो क्या होगा, नाक में भी डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो तुमको क्या होगा, बेहोश होश होने से ही सबसे बच सकता है। या मानो कि कोई इरिटेशन प्रोड्यूस कर रहा है लंग्स में जाकर, समझ में आ रहा है, छींक को आ रहा है, या बहुत सारा चीज़ जलन पैदा कर रहा है, तो वो सब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी तुमको पता है कि अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या होगा, बताओ, अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो वो हमको क्या होगा, फ्यूम निकलेगा, उसमें से क्या निकलेगा, फ्यूम, धुआं निकलेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, आंख और मास्क वाला, गॉगल्स और मास्क दोनों लगाकर तब बढ़िया से उसको क्या करना है, बताओ, टेस्ट करना है, या उस मेथड को प्रोसीड करना, ठीक है ना, ताकि तुमको नुकसान अल्टीमेटली नहीं पहुंच सके, ठीक है। तो हमेशा फ्यूम मास्क अलग आता है, ये वाला मास्क नहीं, ये वाला मास्क लगाएगा तो क्या होगा, आर पार आसानी से जा सकता है, ठीक है ना। फ्यूम मास्क पूरा पैक रहता है, ठीक है ना, वहाँ पे एक रेस्पिरेटर टाइप का दिया हुआ रहता है जिसमें से ऑक्सीजन इजीली आ सकता है, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट। ये सब कपड़ा वाला पहनेगा तो क्या होगा, नाक में से भी तो ऊपर से नीचे से इधर उधर जाएगा तो नुकसान ही पहुँचाएगा। तो क्या करना, हमेशा फ्यूम मास्क पहनना, ठीक है ना। अगर उस केस में अगर तुमको पता है फ्यूम निकलेगा तो, ठीक है। उसका लास्ट लाइन है कि स्पिल शुड बी क्लीन्ड अप बाय यूजिंग पीपीई। बताए थे जो भी स्पिलेज होता है, अगर मानो गिर के कुछ फुट टूट गया केमिकल, ठीक है ना, तो उसको जाकर हाथ से ऐसे साफ नहीं करना, हमेशा ग्लव्स पहनना है, ठीक है। बताया था मास्क पहन लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, एप्रॉन, फ्यूम मास्क, अगर मानो कोई ऐसा केमिकल गिरा जिसमें से निकल रहा है धुआं, समझ में आ रहा है, तो उस सब में क्या होता है, फ्यूम मास्क सब पहन कर तब साफ सफाई करना है, समझ में आ रहा है। या उसके बाद बताया कि अगर बोतल केमिकल का बोतल छूट गया तो उसको फोर्स से या टंग से पकड़ कर क्या करना है, ग्लू बैग बोले थे ना, कभी भी केमिकल का जो अगर टूटता है शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मतलब जो लोहा ये सब टूटता, लोहा बोलते हैं,
ग्लास वगैरह टूटता है तो क्या करना है, फोर्सेप या टोंग से उठाकर क्या करना है, ब्लू बैग में रखना है, ठीक है ना। और केमिकल है तो उसको कॉटन रख के एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। उस कॉटन को भी फिर डस्टबिन में अपना रख देना है। उसके बाद क्या बताया, 10% हाइपोक्लोरिक एसिड बताया था ना। तो ये सब बताए थे तुमको उस केस में ब्लड गिर जाता है तब, ठीक है ना। केमिकल में क्या होता है कि सब केमिकल को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए केमिकल वो डालेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे एसिड गिर गया तो उससे थोड़ा सा बेस गिरा देंगे ताकि रिएक्शन कर लेगा और क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। उसका 10-15 मिनट पोंछ के उसका पानी होने से साफ कर लेगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइज करना है। वहीं ब्लड व्लड गिरता है या कोई बॉडी स्पेसिमेन, यूरिन, स्पूटम, सीमेन, CSF ये सब गिरता है, तब क्या करना है, 5% या 10% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालना है, समझ में आया ना। और ये नहीं कि एसिड है तब हाइपोक्लोराइड डाल रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो एसिड है तो उसको बना, जो भी केमिकल गिरा उसका अपोजिट गिरा के उसको क्या करो, न्यूट्रलाइज कर लो और उसका आसानी से उठा लो, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, समझ में आया। तो ये ही था केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड कैसे कैसे तुमको हो सकता है, केमिकल पर क्या क्या लिखा होना चाहिए ताकि तुम बच सके, फाइल में क्या बनाना चाहिए। अगर है ये दोनों बताएं कि अगर तुम बचाव नहीं करते हो तो तुमको एक्यूट में तुरंत क्या हो सकता है, क्रोनिक लंबे समय के बाद क्या हो सकता है, और ये सब बताएं प्रिकॉशन, ठीक है ना, कि कैसे कैसे बच के रहा जा सकता है, ठीक है ना। केमिकल हैजार्ड से कैसे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही फिर कल पढ़ाएंगे क्या चीज़, हैजार्ड्स फ्रॉम वोलाटाइल, ठीक है। फिर कंप्रेस्ड गैसेज, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, ठीक है, फायर हैजार्ड, फिर क्या पढ़ाएंगे तुमको, बायोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है ना। सब एक एक दिन करके पढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, कि कैसे तुमको नुकसान पहुंचा सकता है और उससे बचकर कैसे रहना है, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वाला कल पढ़ाएंगे।